ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है खराब वायु गुणवत्ता के कारणों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जैनामणि और पर्यावरणविद डॉक्टर रविंद्र खेवाल। परिचर्चा का संचालन पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव कर रहे हैं। बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता में आ रही गिरावट आज तमाम पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों सहित देश एवं विदेश में रह रहे सभी लोगों के लिए एक गहन चिंतन का विषय बनी हुई है। आज हम खराब वायु गुणवत्ता के कारणों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर जैनामणि जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रमुख कारण है खराब वायु गुणवत्ता के? मेनली हमारा जो उत्तर भारत है, कंप्लीट जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, पंजाब हरियाणा से लेकर के हमारा उड़ीसा बंगाल तक, ये नॉर्मली हमारा जैसे मानसून विड्रॉल हो जाता है और अक्टूबर एंड एंड टू इवन विंटर कंप्लीट होने तक, दैट इज जनवरी एंड फरवरी, एयर क्वालिटी जो है पुअर रहता है। मेनली प्लेन्स का अगर बात करें इंक्लूडिंग दिल्ली, तो यहाँ जो विंड का पैटर्न है वो मोस्टली वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट से होता है, पश्चिम से, यानी पंजाब हरियाणा या राजस्थान से विंड जाता है टुवर्ड्स बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। तो ये सारा बेल्ट ऐसा होता है कि विंड का जो लो स्पीड के कारण मेनली अकुमुलेशन होता है पॉल्यूटेंट्स, और लंबा टाइम रहता है और डिस्पोजल भी काफी कम होता है। दैट इज द रीजन, क्योंकि जैसे दिवाली शुरू हो जाता है तो वायु का गुणवत्ता खराब रहता है। ये सभी साल ऐसा ही होता है बिकॉज ऑफ द लोकल क्लाइमेटोलॉजिकल फीचर्स एंड सर्टन थिंग्स लाइक सोर्सेस ऑल्सो। जैसे धान का जो क्रॉप रेसिडुअल बर्निंग उस टाइम भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत सारा फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है। उसके साथ साथ पश्चिम से जो हवा आता है वो भी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अरेबियन सी से कभी कभी डस्ट भी लेके आता है। तो सारा कंपाउंडेड टू मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, एंड दैट्स व्हाई द एयर क्वालिटी रिमेन पुअर। सो दिस इज द रीजन एंड इट इज मल्टीपल रीजन। व्हीकल पॉल्यूशन जो होता है या जो आजकल क्रॉप रेसिड्यू के कारण भी जो पॉल्यूशन होता है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है वायु की खराब हो रही गुणवत्ता के लिए? ये जो एयर क्वालिटी खराब रहता है कभी कभी बीच बीच में, क्योंकि डेली तो नहीं होता है इतना खराब, आप जैसे देखे होंगे ये वेरी करता रहता है। कभी कभी तेल जो है लंबा रहता है 5 से 7 दिन, एयर क्वालिटी वेरी पुअर या सीवियर कैटेगरी, बहुत रेयर ओकेजन में होता है। लेकिन ये दिखाया गया कि जो सोर्स का वन साइड कंट्रीब्यूशन अगर एकदम से ज्यादा एरिया में क्रॉप रेसिडुअल बर्निंग जलाया गया, जैसे पार्टी का जो स्ट्रॉ एंड अदर्स जो हमारा फार्मर भाई कभी कभी जला देते हैं, तो हम जैसे बताया आप जो दिल्ली का जैसे पर्टिकुलरली या उत्तर प्रदेश जो पश्चिम हिस्सा है, जैसे आगरा से लेकर के आप अगर पूरा बात करें चंडीगढ़ तक, तो ये बेल्ट में क्या होता है, उत्तर पश्चिम से जैसे ही पंजाब हरियाणा में क्रॉप रेसिडुअल बर्निंग होता है, तो हवा का दिशा जो है पंजाब हरियाणा से दिल्ली हो करके फर्दर पूर्व बंगाल बिहार तक जाता है। तो कभी कभी ये दिखाया गया कि ये अगर विंड ऐसे पश्चिम से रहता है तो उसी का जो धुआं या उसी का जो टायर का जो रिलेटेड पोल्यूटेंट है वो स्पाइक करता है। तो क्रॉप रेसिडुअल बर्निंग का मेनली जो बर्निंग का पीरियड होता है अक्टूबर सेकेंड हाफ एंड नवंबर में, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन दिसंबर में तो इसका नहीं रहता है और बहुत सारा अदर सोर्सेस आ जाते हैं। तो सभी को मालूम होगा, स्पेसिफिकली अगर दिल्ली का एक एग्जाम्पल ले तो दिल्ली में तो मल्टीपल सोर्सेस होता है, ब्रिक कर्नेल से हो सकता है और ऑल्सो वेहिकुलर पॉल्यूशन से हो सकता है। तो क्रॉप रेसिडुअल बर्निंग पीरियड में नॉर्मली पीक होता है। डॉक्टर रविंद्र खेवाल जी, आप एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं, खराब वायु का कैसे असर पड़ रहा है लोगों के स्वास्थ्य पर? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जैनामणि ने जो बताया उसी बात को थोड़ा सा ब्रीफली कहना चाहूंगा कि जो एयर पोल्यूशन है वो 3 चीजों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। पहला है एमिशन, दूसरा जो है मीट्रोलॉजी, और तीसरा हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिएक्टिविटी ऑफ दीज पोल्यूटेंट। तो एमिशन जो है इस मौसम में और बाकी मौसम में लगभग बराबर रहते हैं, लेकिन मीट्रोलॉजिकल चेंजेस की वजह से डॉक्टर जैनामणि ने बताया कि विंड डायरेक्शन और मानसून विड्रॉल के साथ थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो हमारी एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर है वो नीचे आ जाती है और पोल्यूटेंट की जो मिक्सिंग है वो जिस एरिया में होनी थी वो घट जाता है और एमिशन बराबर है, जिस वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। अब उस पर क्या होता है कि पराली और दिवाली इनका जो धुआं है वो भी ऐड कर देता है। तो इस वजह से जो स्थिति है ये प्रदूषण की 5 से 7 गुना बढ़ सकती है और ये न केवल हिंदुस्तान में बल्कि बाकी जो डेवलप्ड कंट्री हैं या यूरोपियन कंट्री हैं उनमें भी देखा गया है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है
उसमें हम देखते हैं कि अगर वो 100 तक रहता है, यानी कि वो हरे रंग का रहता है या पीले रंग का रहता है, तो लगभग स्थिति सामान्य हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो येलो से शुरू होता है, तो जो हमारी सेंसिटिव पॉपुलेशन है या वनरेबल पॉपुलेशन है, एल्डरली है, चिल्ड्रन है, उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जा सकती हैं। बट अगर ये पुअर हो जाता है तो जो ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट है वो काफी लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। और अगर ये वेरी पुअर यानी कि 300 से या 400 के बीच होता है तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी इलनेस कुड बी देयर, चाहे वो अस्थमा डेवलपमेंट हो, सीओपीडी हो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो। और अगर ये 500 से ऊपर हो जाता है तो हेल्दी पॉपुलेशन में भी डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि दिवाली या इसके आसपास क्या मेजर डिस्कम्फर्ट देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट हैं, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें जो है इन्फ्लेशन करते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इरिटेशन, मतलब जो खांसी आना है वो देखने को मिलेगा, सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है। और जो हमारी वनरेबल पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन जो अंडर मेडिकेशन है, उनको जरूरत है कि वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें अगर उन्हें कोई भी साइन और सिम्टम देखने को मिलता है। डॉक्टर, सबसे ज्यादा कौन लोग इस खराब वायु से प्रभावित होते हैं? ये वरिष्ठ नागरिक हैं या बच्चे जो कि वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, या आप अभी हाल में देख रहे हैं कि लगभग सभी उम्र या सभी वर्ग के लोगों में इसके दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं? एयर पोल्यूशन जो है वो रिस्क फैक्टर है, जैसे कि हम कहते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल लेना या फिजिकल इनएक्टिविटी, हम जो आजकल हम देख रहे हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल बन गया है, तो ये सब एक रिस्क फैक्टर होते हैं जो ऐड करते हैं डिजीज बर्डन को। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आज हम कह सकते हैं कि 6 में से 1 मौत का कारण जो है वो एयर पोल्यूशन बन सकता है, लेकिन ये ऐड करता है, ये एज ए रिस्क फैक्टर है, नॉट की कोज ऑफ डिजीज। अब बात करें कि क्या ये केवल बच्चों में या बाकी में प्रभाव डालता है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज तो ये कि सामान्य जो अंडरस्टैंडिंग थी कि एयर पोल्यूशन मतलब आपका एक्सपोजर रोड जो है वो रेस्पिरेटरी है, यानी कि सांस के द्वारा अंदर जाएगा और लंग्स डिजीज होंगी। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि प्री टर्म बर्थ से लेके, यानी कि बच्चा पैदा होने से लेके और बुजुर्गों तक जो बहुत सारी बीमारियों का ये कारण बनता जा रहा है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि डायबिटीज हो, आप कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन हो, तो जो स्टंटिंग तक है वो देखने को इसकी वजह से मिल रही है। इसके अलावा अगर हम डिजीज बर्डन की बात करें तो रेस्पिरेटरी जो डिजीज हैं वो लगभग 23-24% बर्डन बनती है, वेयर कार्डियोवेस्कुलर डिजीज और अदर डिजीज बर्डन जो है वो रेस्ट ऑफ द डिजीज मतलब बर्डन यानी कि 74 के आसपास जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो यानी कि स्ट्रोक, इस्केमिक हार्ट डिजीज, कोर पल्मोनरी, दीज आर द मेजर सिम्टम्स नाउडेज बीइंग सीन इन द पॉपुलेशन। बट हमारे जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको एयर पोल्यूशन से खतरा ज्यादा है। बच्चों की फिजिकल हम देखें तो एक्टिविटी ज्यादा रहती है, उनका इनहेलेशन रेट ज्यादा रहता है, तो इस वजह से उनको रिस्क जो है वो ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो पोल्यूटेंट जो हैं वो लोअर हाइट पे, अगर आप डीजल एग्जॉस्ट या बाकी देखेंगे तो उनके ब्रीथिंग जोन में आते हैं, तो उस वजह से उनको एक्सपोजर होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए बच्चों को हम कहते हैं कि आपको ध्यान में रखना है कि आप सड़क पर जा रहे हैं तो किनारे की साइड ना चलें, ताकि उनका एक्सपोजर कम से कम रहे। डॉक्टर जैनामणि जी, क्या मापक है खराब वायु के? आपने और डॉक्टर खलीवाल जी ने भी बताया AQI के बारे में, जिसे वायु गुणवत्ता सूचकांक या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि AQI को कैसे मापा जाता है। एक तो ये है कि हमारा पास जो पोल्यूटेंट होते हैं वो कैन बी गैसियस हो सकता है, कैन बी सॉलिड पार्टिकल हो सकता है। और अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो नॉर्मली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में PM2.5 यानी साइज जो है माइक्रोमीटर जो भी बोलते हैं, एंड देन PM10 भी है। एंड ऑल्सो इन गैसियस वी हैव वेरियस टाइप ऑफ नंबर कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन रिलेटेड नाइट्रस ऑक्साइड है, और उसके साथ साथ भी ओजोन एंड अदर्स है। बट आप सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर सभी को मालूम है कि PM2.5 सबसे ज्यादा हेल्थ के लिए खराब रहता है। अगर ज्यादा रहता है, जैसे कभी कभी वो भी बढ़ जाता है, लेकिन ये कि एवरेज गुणवत्ता हम लोग सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडेक्स निकाला। इंडेक्स आज वी ऑल नो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ पोल्यूटेंट इन द एयर, बेसिकली जो नाम मैंने लिया। तो देन वी स्केल इट बिटवीन दैट 0 to 50 एंड सब्सिक्वेंटली उनकी जो नंबर्स होता है, जो रेंज जैसे 0 to 50 गुड है, 51 to 100
सेटिस्फैक्टरी है। जैसे बताया गया कि ग्रीन कलर एज लॉन्ग एज इट इज देयर अप टू 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वैल्यू होता है, हम लोग हर मिनट में इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ऑनलाइन में अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है गूगल के थ्रू में एयर क्वालिटी इंडेक्स IMD। और दिल्ली का मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में थोड़ा अलग काइंड का, एक तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इज अफेक्टेड बाय अर्बन क्लस्टर और वेरियस सोर्सेज जैसे बताया गया। तो दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा कुछ अराउंड 40 स्टेशन है। तो सारा मिला के एक एवरेज अंक निकालते हैं, तो वो एक हेल्थ का साथ जुड़ा रहता है जैसे अभी बताया गया। और एज लॉन्ग एज 100 का बिलो होता है सेटिस्फैक्टरी है, 101 ऑनवर्ड फिर आ जाता है हेल्थ इम्पैक्ट बेस्ट होता है। 101 से 200 हम मॉडरेट बताया, 201 से 300 जो है पुअर, एंड देन 301 जो है रेड जोन में, मतलब रियली विल इम्पैक्ट द हेल्थ एक्चुअली अक्रॉस द कैटेगरी, नॉट ओनली जैसे बताया कि जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है बट ऑलमोस्ट सभी के ऊपर इम्पैक्ट होगा। 301 प्लस वेरी पुअर होता है, 301 से 400, एंड देन 401 से 500 सीवियर है। आजकल एक सीवियरिटी प्लस भी हम लोग ऐड किया है, जैसे इवन और ऑल अदर रेस्ट्रिक्टिव मेजर लगा रहता है। तो मेनली IMD जो पुणे के साथ IITM के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस ने ये सारा सिस्टम बनाया विथ ऑल द स्टेक होल्डर। एक तो रियल टाइम क्या वैल्यू है हर मिनट में, और इसका प्रेडिक्शन सर हम लोग देते हैं। डॉक्टर जेनामनी जी, आजकल ये देखने को मिलता है कि साल के कुछ महीनों में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ा रहता है। अगर हम पिछले सालों से तुलना करें तो ऐसा लगता है कि अब साल दर साल कुछ नियत महीनों में जो वायु प्रदूषण है वो ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या प्रमुख कारण है? अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा क्रॉस कटिंग मेजर लगा हुआ है कंट्रोल दिस एयर क्वालिटी। तो दिल्ली का बात करें कि अदर रीजन ऑफ, मैंने जैसे बताया इंडो गैंगेटिक प्लेन में, तो इन एसोसिएशन विथ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट वी हैव द सेंट्रल अथॉरिटी टेकिंग द लीड। और अगर 2022 का बात करें तो मीटरोलॉजिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि इस साल का जैसे दिवाली में जो नॉर्मली पीक होता है एयर क्वालिटी, कभी कभी मैंने जैसे बताया सीवियर हो जाता है, बट इस साल का जो दिल्ली का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो 270 से 320 330 तक रहा है, एंड लोअर साइड ऑफ वेरी पुअर रहा है। तो ऐसे बोलना कि बढ़ जाता है ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जो देश में है बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ चुका है, वेदर मॉनिटरिंग हो या वो क्रॉप रेसिडुअल वार्निंग को जैसे फार्मर पहले करते थे ऑल डंप करके एकदम आग लगा देते थे, ऐसे वाला सिचुएशन नहीं है। अगर हम 2012 या 17 या 18 का बात करें जिसमें आपने देखा होगा कि एकदम से 2 वीक्स 3 वीक्स जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स समटाइम्स रीचेस सीवियर कैटेगरी, तो हमारे पास जो रेडिली डाटा अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ द दृश्यता विजिबिलिटी, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट हम देखें तो उस तुलना में एक्चुअली वो अगर देखें इस साल इतना बढ़ा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरी कॉन्शियस कि इसको कंट्रोल में रखा जाए और इसकी सोर्स में भी ऐसे कुछ रुकावट रखा जाए। जैसे मैंने बताया कि अगर सोर्स क्रॉप रेसिडुअल वार्निंग है पंजाब हरियाणा में, उसको भी दे आप कंट्रोल्ड ऑल्सो। तो इसी के कारण आप देखेंगे तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इसी साल जो है बेटर है कंपेयर टू अर्लियर वाली। ऐसे कुछ इंडिकेशन नहीं है कि ये बढ़ रहा है, मैं अगर इस साल का बात करूँ। डॉक्टर खैरवाल जी, आपको लगता है कि लोगों की जो जीवन शैली है कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल है वायु प्रदूषण और दूसरी जो वायु की गुणवत्ता में आ रही गिरावट है उसके लिए, और कैसे लोग अपना बचाव कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार से बताएं। सही आपने कहा कि जो एक जीवन शैली हम आज अडॉप्ट कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। लेकिन क्या है कि हमें मुख्य रूप से जो है वो पराली का धुआं दिखता है, लेकिन जो बेस है वो है हमारे वेहिकुलर एमिशन। हमारा जो वेस्ट बर्निंग, जगह जगह पर हम कूड़ा इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं, या हमारा जो कूड़ा जो है क्योंकि हम उसे गीले और सूखे में सेपरेट नहीं करते तो वो लैंडफिल पर जाकर उसके एमिशन के रूप में कंट्रीब्यूट करता है। या फिर हम बात करें नॉन एग्जॉस्ट एमिशन की, जब हमारी गाड़ी चलती है तो उससे निकलने वाला धुआं है, या फ्यूजिटिव एमिशन है जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो तंदूर हैं, हमारी जो आप कह सकते हैं कि हाउस होल्ड किचन है उसके दौरान निकलने वाला धुआं, तो ये सब कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में। अब बात करें कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो एयर कंडीशनिंग मस्त हो गई है। इसके अलावा जो वेहिकुलर हैं, हम कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट नहीं करते, तो ये जो चेंजेस हैं ये हमें शुरुआत करनी होगी।
पहली चीज, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना कंफर्टेबल बनाएं कि वो लोग प्रेफर करें। और दिल्ली में हमने ये चेंज देखा भी है मेट्रो आने के बाद। अब जैसे ई मोबिलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन पे गवर्नमेंट की तरफ से काफी सपोर्ट और प्रमोशन किया जा रहा है। और जो एयर पोल्यूशन की बात करें तो हम सीधा BS4 से BS6 पे गए। तो जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो 2019 में शुरू हुआ था और 2024 तक नॉन अटेनमेंट सिटीज में जिसका टारगेट था 30 to 40% पोल्यूशन रिडक्शन, उसका 2 साल अभी समय बढ़ाया 2026 तक, और प्रदूषण का टारगेट भी बढ़ाया है, यानी कि 40 to 60% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर एमिशन। तो हमें छोटे छोटे कदम उठाने हैं, जैसे कि अपने कूड़े को गीले और सूखे में अलग करना है ताकि वो प्रॉपर रिसाइकिल हो सके, और जो सूखा कूड़ा है उसको आप अलग इस्तेमाल में ला सकते हैं, और जो गीला कूड़ा है उससे आप खाद बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो साइकिलिंग है या नॉन मोटराइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको प्रमोट करना है। और एक जो मुहिम है अभी शुरू हुई है कि रेड लाइट ऑन, गाड़ी का इंजन बंद, यानी कि आपको समझना होगा जो ट्रैफिक लाइट है बेसिकली उस पर जो हमारे व्हीकलर होते हैं वो आइडल सिचुएशन में होते हैं और एमिशन जो है वो हाईएस्ट होता है। तो वो हमें कोशिश करने की इंजन को हम वहां पर ना चालू रखें और हो सके तो उसे बंद कर दें। तीसरी चीज क्या है कि आप अपनी हवा को कभी भी उसमें जो वेंट है उसे क्लोज रखिएगा, क्योंकि गाड़ी की हवा अंदर ही सर्कुलेट होती रहे, क्योंकि ट्रैफिक जंक्शन पे पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। आप पर्टिकुलेट पोल्यूशन के लिए मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर आप जो एयर फिल्टर या एयर टावर की बात चल रही है वो बहुत ही थिन आई विल से की सोल्यूशन है, क्योंकि हम लोग सोर्स कंट्रोल की बात करते हैं ना कि अलोंग द पाथ से और एट द एक्सपोजर लेवल अनटिल अनलेस इट बिकम नेसेसरी, क्योंकि हम लोग प्रिवेंटिव मेजर वाले लोग हैं। वी वर्क ऑन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपोजर और डिजीज। आपने मास्क की बात की और कई लोग इस पे तरह तरह की बातें भी करते हैं कि कई लोगों का ये भी मानना है कि मास्क पहनने से बचाव होता है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो उसे पहनने के बाद सांस लेने में परेशानी की भी बात करता है। तो आप एडवाइस करेंगे कि लोगों को जब भी वायु की गुणवत्ता खराब हो तो मास्क पहने, या इसके अलावा भी कोई दूसरे कदम है जिसे उठाया जा सकता है? समीर ऐप का आप इस्तेमाल कीजिए जिसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बनाया है। वो जो दिल्ली जैसे काफी शहरों में इसके स्टेशन है और आप एयर क्वालिटी जांच सकते हैं। तो मास्क पहनने से क्या है कि खासतौर पे अगर आपको लगता है एयर पोल्यूशन हाई है तो आप N95 मास्क पहनेंगे तो जो फाइन पार्टिकल एक्सपोजर है PM10 या 2.5 हम जिन्हें कहते हैं उनका एक्सपोजर आपको डेफिनेटली कम होगा। हालांकि ये गैसियस पोल्यूटेंट के लिए उतना लाभदायक नहीं है, लेकिन आज कोविड में भी हमारा बचाव करेगा। अब बात आती है कि हम और क्या अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक ऑफिस के लोग हैं तो आप देखिए कि आसपास रहते हैं तो आप कारपूल करें। दूसरी बात, आप जो नॉन मोटराइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि अगर आप पैदल चल के जा सकते हैं, अगर आपका ऑफिस 1 या 2 किलोमीटर की रेंज में है, या साइकिल पे जा सकते हैं तो उसको देखिए। मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप इस्तेमाल कीजिए। आज की डेट में बहुत फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल अवेलेबल हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम अपना जो पावर बैकअप है उसको रखें, या बजाय कि डीजल जनरेटर या डीजी सेट को यूज करने के। इसके अलावा हमें ये देखना है कि जो वेस्ट है उसे ना जलाया जाए। हमारी जो बिल्डिंग है उसमें सोलर पावर का इस्तेमाल का प्रोविजन हो, और ग्रीन बिल्डिंग जो एक कॉन्सेप्ट आई है जिसमें हम बेसिकली एनर्जी कंजप्शन को मिनिमाइज करने के अलावा बहुत सारे वेंटिलेशन एस्पेक्ट पे भी फोकस करते हैं। अगर हम उस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं तो डेफिनेटली जो हम एयर पोल्यूशन एक्सपोजर और एसोसिएटेड डिजीज हैं उसके बर्डन को कम कर सकते हैं। डॉक्टर जयनामणि जी, क्या आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या जलवायु परिवर्तन भी इस पूरे वायु प्रदूषण फैलाने के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है? और जैसा कि डॉक्टर खैवाल जी ने बताया लाइफस्टाइल चेंज के बारे में और कुछ प्रयास जो एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए किए जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज को प्रमोट किया जा रहा है, कितने कारगर साबित होंगे ये सब? एयर क्वालिटी या एयर पोल्यूशन या ग्रीन हाउस गैसेस वो तो लिंक है, दोनों कपुल्ड है। क्लाइमेट चेंज वो कॉज करता है और क्लाइमेट चेंज हाई टेम्परेचर वो भी लीड करता है मोर एडिशन ऑफ द एयरोजल एंड ऑल अदर थिंग्स एक्चुअली। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ओवरऑली यही मैं बोलूंगा कि जैसे हमारा जो यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में जैसे दे आर कमिंग बैक टू दी नेचुरल वे ऑफ अडॉप्टिंग, लाइक आप साइकिल में ऑफिस आइए या मोर यू फॉलो दी चल के आइए। तो ये तो रियली इट एड्स टू द रिडक्शन ऑफ द पोल्यूशन।
डॉक्टर खरवाल जी, एक और बात है कि शहरों में, खासतौर से जो बड़े शहर हैं, उनमें गांव की अपेक्षा वायु की गुणवत्ता ज्यादा प्रभावित होती नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? और गांव में अभी भी वायु तुलनात्मक तरीके में क्यों वहां पे अभी भी साफ है? शहर हैं उनमें जो प्रदूषण है उसका स्तर काफी हाई रहता है, और जो खास तौर पे मेगा सिटीज हैं या बड़े बड़े शहर हैं उनमें प्रदूषण बहुत पुअर टू सीवियर के बीच में वेरी कर जाता है इस सीजन में। लेकिन हम कह सकते हैं कि रिसर्च है वो दिखा रही है कि गांव में भी प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, और इस पे हमने काफी डिटेल्ड में स्टडी किया है। तो जो स्थिति शहरों में होती है वो गांव में भी होने लगी है। लेकिन जो मेगा सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली, वो अपने ही एमिशन के कारण आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से प्रभावित रहते हैं, क्योंकि एक 25 बाई 25 किलोमीटर की ग्रिड में दिल्ली बसा हुआ है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है। उसी तरह से अगर आप देखें तो पंजाब और हरियाणा, उनकी लगभग पॉपुलेशन भी इतनी ही है। तो वो पर कैपिटा एमिशन जो है वो दिल्ली में काफी हाई हो जाते हैं देन कंपेयर टू हरियाणा या पंजाब के। जो प्रदूषण की स्थिति है वो शहरों में विकट रूप से निखर के आती है देन रूरल एरिया, बट रूरल एरिया में भी अब प्रदूषण का स्तर काफी हाई देखने को मिला है। एक सवाल आपने और किया था कि क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन के बीच क्या रिलेशन है और आज की डेट में हम उसका इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं। अगर आप बात करें क्लाइमेटिक फोर्सर की, तो वो क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पोल्यूटेंट। जो मेजर एयर पोल्यूटेंट हैं वो ही बेसिकली क्लाइमेट फोर्सर भी हैं अगर हम देखें तो इस तरह से एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के बीच एक रिलेशन है। और अगर हम एयर पोल्यूशन रिडक्शन के लिए काम करते हैं तो वो जो है न केवल हमें इमीडिएट हेल्प देगा इन टर्म ऑफ रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन, बट आल्सो इन लॉन्ग टर्म जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ का टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री ग्रोथ रहे, जो इस समय 0.9 तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर होंगे, तो उसकी तरफ भी एक प्रयास रहेगा। डॉक्टर खरवाल जी, जब आप अपनी बात कर रहे थे वायु प्रदूषण के बारे में, आपने एक टर्म का यूज करा था, ग्रीन बिल्डिंग का। उस कॉन्सेप्ट के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कुछ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, जो नए तरीके की चीजें जो दुनिया में दूसरे देश या दूसरी संस्थाएं उनका उपयोग कर रही है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। पहले ग्रीन बिल्डिंग है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ग्रीन बिल्डिंग इस तरह से बनाई जाती है कि उसमें जैसे एयर कूलिंग के लिए जैसे हम अंडरग्राउंड बनाते हैं तो उसमें विदाउट एयर कंडीशनिंग प्रॉपर विंड सर्कुलेशन के द्वारा ही हम काम कर लेते हैं, और उसका वेंटिलेशन इस तरह से किया जाता है कि एयर जो है वो प्रॉपर मैनेज रहे। फर्दर उसमें जो एनर्जी कंजप्शन है वो मिनिमाइज हो, तो इस तरह का हम आप कह सकते हैं कि मटेरियल यूज करते हैं, यानी कि वो गर्मी में ज्यादा गर्म ना हो और सर्दियों में ज्यादा ठंडी ना हो, ताकि आपको उसको हीट ना करना पड़े। तो ये सब जो हम मेजर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट वेंटिलेशन, सेकंड विंड सर्कुलेशन, एंड यू कैन से मेकिंग यूज ऑफ अंडरग्राउंड जो हमारी एयर सर्कुलेट हम उसमें करेंगे कूलिंग इम्पैक्ट लाने के लिए, और जो टाइप ऑफ मटेरियल वी विल यूज, दैट ऑल विल हेल्प टू बिल्ड ए ग्रीन बिल्डिंग। तो इस तरह से जो है हम फोकस कर सकते हैं बिफोर बेसिकली मूविंग टू ए बिल्डिंग ए हाउस कि हम ऐसा घर बनाएं जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन की कॉन्सेप्ट पहले से हो। सबसे पहली चीज तो मैंने बताया कि ग्रीन बिल्डिंग की कॉन्सेप्ट बाहर बहुत है, और उनकी हालांकि रिक्वायरमेंट अलग है और हमारी अलग है। तो उनका मेजर फोकस अगर मैं बात करूं तो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, रादर देन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल एमिशन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं हाई एयर पोल्यूशन को, और उसमें ना केवल पर्टिकुलेट मैटर बट उसकी टॉक्सिसिटी भी हाई होती है। तो हमने भी इस दिशा में प्रयास किया है, और क्लीन फ्यूल आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है इस समय एनर्जी जो है वो क्लीन सोर्सेज से आ रही है, चाहे वो सोलर अलायंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट हो, और आपने देखा होगा कि भारत सरकार जो है वो कमिटेड है इस दिशा में, और उन्होंने कहा है कि बाय 2070 वी विल बी ए कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी। मींस जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमने टारगेट किया है उन्हें हाफ करने का बाय 2040। तो जो पंचामृत हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था, हम उस दिशा की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी है, बायोफ्यूल्स हैं, उस पर फोकस किया जा रहा है। आपने ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बात की और भी दूसरे कदम के बारे में बात की, लेकिन आज भी हम देखें तो हमें ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट अपने देश में उतने देखने को नहीं मिलते। इसका क्या कारण है? क्या अवेयरनेस की कमी है या इसे प्रमोशन की कमी है? क्या कारण है कि अभी भी हम वायु प्रदूषण को रोकने के दूसरे कारगर तरीके हैं उसे नहीं अपना पा रहे हैं?
मैं ये कहूंगा थोड़ा जानकारी का अभाव है कि एज एन इंडिविजुअल हम जो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, तो आज की डेट में आप देखोगे कि ग्रीन हॉस्पिटल जो है उसकी कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जा रहा है। मतलब किस तरह से हमारी जो बिल्डिंग होंगी वो क्लाइमेट स्मार्ट होंगी। तो अगर हम इन चीजों पे फोकस देंगे कि किस तरह से हम इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें ताकि जो घर बने वो एक लो कार्बन कंजप्शन हाउसेस हो, और वो बेसिकली चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, और जैसे चंडीगढ़ जैसा एक शहर है जहां पर लोग अगर सोलर एनर्जी यूज करते हैं तो उसको एक ग्रिड से कनेक्ट किया जाता है, वो उनकी एक बिजली के बिल को भी कमी करता है। तो हम इन सब दिशा में काम कर सकते हैं। डॉक्टर सहवाल जी, वायु प्रदूषण के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक प्लास्टिक पॉल्यूशन की भी बहुत बात होती है, और प्लास्टिक को देखें तो ये आम लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है और लोग इसे अभी भी गिव अप करने के लिए उतने इजीली मानते नहीं है। आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकना, जिससे कि वायु प्रदूषण को इवेंचुअली रोका जा सके? आज जो प्लास्टिक है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन अगर हम इसका डिस्पोजल सेफली नहीं करेंगे तो ये उससे भी बड़ी समस्या है। प्लास्टिक जो है इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मेटल और हजार्डस सब्सटेंस होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया था, यानी कि वो प्लास्टिक आप कह सकते हैं जो हाई न्यूसेंस वैल्यू रखती हैं और जिनका यूजेस उतना ज्यादा नहीं है और अल्टरनेटिव अवेलेबल है। प्लास्टिक का जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको रिसाइकिल नहीं हो पाता, वो हमारे नदी नालों को जहां ब्लॉक करता है, तो जो बायोडाइवर्सिटी है, जो सोयल प्रोडक्टिविटी है, वो सीवियरली इम्पैक्ट कर रहा है। इसके अलावा जब हम कहीं आग लगाते हैं तो उसमें से डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन और हैवी मेटल जैसे प्रदूषक तत्व निकलते हैं जो स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद हानिकारक हैं। और हमने एक प्रैक्टिस देखी है रूरल एरिया में भी, जब सर्दी बढ़ जाती है तो लकड़ी को जलाने के लिए भी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बहुत ही हानिकारक है। तो हमारी कोशिश ये करनी है कि पहली चीज, हम जो एक पर्टिकुलर थिकनेस से यानी कि 100 माइक्रोन मीटर से लेस वाली प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल ना करें, और सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को बिल्कुल ना कहें, क्योंकि ये न केवल एयर पोल्यूशन करते हैं बल्कि सोयल एंड वाटर पोल्यूशन कर कर हमारी जो प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में जो माइक्रो प्लास्टिक है वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उभर कर आने वाला है। और क्या सुझाव देना चाहेंगे आप लोगों को? जैसे जब भी हम कुछ भी वायु प्रदूषण से निपटने की जब भी बातें आती हैं तो एक व्यापक धारणा है कि सरकार को कदम उठानी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ आम लोग भी इस प्रदूषण से झेलते हैं, और हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है हम सबकी कि इससे निपटने के लिए कारगर कदम उठाएं। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि अपनाए जा सकते हैं, आसानी से अपनाए जा सकते हैं आम लोगों के द्वारा इस वायु प्रदूषण की बढ़ती हुई समस्या से निजात पाने के लिए? जहां हमारी कुछ राइट है वहीं हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, तो हमें फोकस अपनी ड्यूटीज पे करना है। सरकार की तरफ से अगर मैं बात करूं तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य 2026 तक 40 से 60% तक की कमी करना है। तो ये सरकार की एक सजगता दिखाता है एयर पोल्यूशन के प्रति। उसके अलावा नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ फोकस कर रहा है कि किस तरह से हॉस्पिटल और जो हेल्थ सेक्टर है उसको प्रिपेयर्ड किया जाए फॉर एड्रेसिंग द एयर पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज। इसी में अगर हम आगे जाके देखें तो भारत सरकार ने पंचामृत दिया, भारत सरकार ने ही जो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया ताकि जो इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है बिटवीन वेरियस स्टेट, तो उसमें कैसे कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिए जाएं। तो जो आम जनता का सहयोग है उसके बिना ये पॉसिबल है ही नहीं। तो एज एन इंडिविजुअल जब हम अपनी ड्यूटीज को निभाएंगे तो एयर पोल्यूशन के स्तर को हम एड्रेस कर पाएंगे। आप दोनों विशेषज्ञों ने बड़े ही विस्तार से वायु की गुणवत्ता में आ रही गिरावट के कारणों और उनके दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खराब वायु गुणवत्ता के कारणों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जैनामणि और पर्यावरणविद डॉक्टर रविंद्र खेवाल। परिचर्चा का संचालन पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव कर रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in